अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम साइंस 2 के पहले सबक तवारिस और इर्तका का पार्ट 2 करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इर्तका के सबूत, एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। मंदरजा बाला नज़रिए को अजमाली तौर पर हम ऐसा कह सकते हैं कि इर्तका एक मुसलसल होने वाला मुकम्मल अमल है। मंदरजा बाला नज़रिया यानी इससे पहले जो पार्ट में मैंने समझाया था इर्तका के बारे में, अगर आपने वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, प्लीज़ आप उसमें देख लीजिएगा। उस नज़रिए को पढ़कर हमें इजमाली तौर पर यानी कलेक्टिवली हम ये कह सकते हैं कि इर्तका एक मुसलसल होने वाला मुकम्मल अमल है, यानी हमेशा चलता रहता है, लेकिन इसे साबित करने के लिए सबूत दरकार है। लेकिन इस अमल को प्रूफ करने के लिए सबूत की ज़रूरत है। दर्जे बाला नज़रिए की हिमायत में कई सबूत मौजूद है जो हस्बे झेल है। अब वो सबूत यहाँ पर हमको पढ़ने हैं। सबसे पहला है शक्लियाती सबूत यानी मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। तो अमल कीजिए, अमल दी हुई शक्ल का मुशाहिदा कीजिए और नबातात और हैवानात की तस्वीर में पाई जाने वाली यकसानियत नोट कीजिए। देखिए ये हैवानात और नबातात की तस्वीरों में क्या यकसानियत है वो हमको नोट करना है। यहाँ लिखा हुआ है हैवानात के मुंह की बनावट, इनका मुंह देखिए, आंखों का मुकाम नथुने, ठीक है ये नथुने, और कानों की बनावट ये कान, जिस्म पर घने बाल वगैरह मुमासिल खुसूसियत हैवानात में नजर आती है। मुमासिल यानी सिमिलर, एक जैसी खुसूसियत। जबकि नबातात में पत्तों की शक्ल, पत्ते देखिए, पत्ते जिस तरह के पत्तों की शक्ल, निज़ाम रगियत यानी ये जो रगे जो पत्तों के ऊपर होती है, वेन्स कहते हैं जिन्हें इंग्लिश में, तो ये रगे पत्तों की तरतीब और डंठल वगैरह में मुमासिल खुसूसियत होती है जो एक जैसे नजर आते हैं। इन सब से ये पता चलता है कि दर्जे वाला ग्रुप मुशाबा माहौल में पाया जाता है, इसलिए इनकी इब्तिदा एक जैसी है। मतलब इनकी शुरुआत जो है वो एक जैसी हुई होगी और एक ही मौरिस से इन सब का इर्तका हुआ होगा। मौरिस मतलब एंसेस्टर, जो मैंने पहले भी बताया था, जैसे आबा व अजदाद भी कह सकते हैं कि ये पहले इनके आबा व अजदाद एक होंगे, फिर वक्त के साथ साथ इनमें इर्तका आया और अलग अलग जो है वो तरतीब मिली, अलग अलग शक्लें बनी। तो ये शक्लियाती सबूत हो गया। उसके बाद है तशरीही सबूत यानी एनाटॉमिकल एविडेंसेस। तस्वीर का बगौर मुशाहिदा करें। देखिए ये तस्वीरें हैं, इंसानी हाथ, बैल का पैर, चमगादड़ का पंख और वेल मछली का जन्फा। जन्फा कहते हैं जो वेल मछली के आगे के जो लिम्स होते हैं, आगे के जो वेल मछली के बड़े बड़े पंख कह लो या हाथ कह लो, जो उसे जन्फे कहते हैं उर्दू में, इंग्लिश में फ्लिपर्स कहते हैं, फ्लिपर्स ऑफ वेल। तो तस्वीर का बगौर मुशाहिदा करें तो इंसानी हाथ, बैल का पैर, चमगादड़ का पंख और वेल मछली के जन्फे में कोई यकसानियत नजर नहीं आती। देखिए कोई भी यकसानियत हमको इसमें दिख रही नहीं है। इसी तरह इन आज़ा का जानदारों में इस्तेमाल भी मुख्तलिफ है, इसलिए इनकी साख्त भी अलग अलग है। जैसे इंसान हाथ का इस्तेमाल करता है किस काम के लिए, हम सब जानते हैं, मुख्तलिफ कामों के लिए हाथों का इस्तेमाल होता है। बैल का पैर जो है वो चलने के लिए, चमगादड़ उड़ने के लिए, वेल मछली के जन्फे तैरने के काम आते हैं, इसलिए इनकी साख्त भी अलग अलग है। लेकिन हर एक जानदार के उज़ू में हड्डियों की बनावट देखिए, हड्डियों की बनावट देखिए, हड्डियों की बनावट और जोड़ों में मुमासिलत नजर आती हैं। जोड़ जो है और हड्डियों की बनावटें जो है वो एक जैसी नजर आती हैं। इससे इशारा मिलता है कि ये मुमासिलत इनके आबा व अजदाद के जैसी होगी, यानी एंसेस्टर्स के जैसी होगी। अब इसके बाद है बताइए तो भला जानदारों के जिस्म में मुख्तलिफ आज़ा कौन कौन से हैं। तो हमारे जिस्म में कौन कौन से आज़ा होते हैं? दिल है, फेफड़ा, दिमाग, मैदा है, जिगर है, आते हैं, गुर्दे वगैरह, ये सब चीज़ें हैं। क्या जिस्म के हर उज़ू का इस्तेमाल होता है? तो इसका जवाब है नहीं। क्यों ऐसा? क्योंकि जिस्म का हर उज़ू एक ख़ास काम अंजाम देता है, मगर कुछ उज़ू ऐसे होते हैं जो कोई काम अंजाम नहीं देते। जैसे अपेंडिक्स हो गया, इंसानों में अपेंडिक्स हो गया, अकलदाड़ हो गई वगैरह। अब इसके बाद है आसारी आज़ा, वेस्टिजियल ऑर्गन्स। जानदारों में तनज़्ज़ुल पजीर या नामुकम्मल नमू, तनज़्ज़ुल मतलब जो आहिस्ते आहिस्ते वक्त के साथ साथ जिसके अंदर डिजनरेशन आ रहा है, कमी आ रही है, या नामुकम्मल नमू जो ठीक से नमू नहीं पाया है, डेवलप नहीं हुआ है, अंडर डेवलप्ड है। गैर फाल उज़ू जो कोई काम नहीं करते, ऐसे उज़ू या हिस्से को आसारी उज़ू कहते हैं। मतलब जो उज़ू हमारे बदन में कोई काम नहीं करता उसको आसारी उज़ू कहते हैं। तब्दील पजीर या मुख्तलिफ माहौल में ज़िंदा रहने के लिए जानदारों में अचानक कोई नया छोटा हिस्सा या उज़ू पैदा नहीं होता। माहौल में तब्दीली हो रही है तो हमारे अंदर कोई नया उज़ू पैदा नहीं होगा। पुराने उज़ू में सिलसिलावार तब्दीली होती है, यानी पुराने उज़ू में तब्दीली होगी स्टेप बाय स्टेप।
अक्सर जानदारों की जिस्मानी तश्कील एक मखसूस माहौल के लिए मुनासिब होती है, लेकिन जैसे इसको हम लोग ये कह सकते हैं, जैसे पोलार बेयर होता है तो सर्दी में रहता है वो, तो इसके लिए उसके जिस्म पे घने बाल होते हैं, तो वैसे हर जानदार की जिस्मानी तश्कील एक अलग माहौल के लिए मुनासिब होती है, लेकिन मुख्तलिफ माहौल के लिए वो नुकसानदा भी हो सकती हैं। ऐसी हालत में कुदरती इंतखाब के अमल से ऐसे उज़ू नापैद होने लगते हैं, मतलब आहिस्ते आहिस्ते नापैद यानी एक्सटेंट होने लगते हैं, ख़त्म होने लगते हैं। एक उज़ू को नापैद होने के लिए हज़ारों साल दरकार होते हैं। ये ख़त्म होने वाले आज़ा मुख्तलिफ हालतों में मुख्तलिफ जानदारों के जिस्म में नज़र आते हैं। किसी जानदार में मौजूद ऐसा गैर फ़ाल उज़ू यानी जो कोई काम नहीं करता, ऐसा उज़ू दूसरे जानदार में फ़ाल होता है। जैसे मिसाल अभी आएगी, यानी दूसरे जानदारों के लिए वो आसारी उज़ू नहीं है, यानी हो सकता है कि एक जानदार के जिस्म में जो उज़ू आसारी उज़ू है, कोई काम नहीं करता, वो उज़ू दूसरे जानदार के जिस्म में काम कर रहा है। जैसे इंसानी जिस्म में मौजूद गैर फाल अपेंडिक्स, हमारे बदन में जो अपेंडिक्स होता है वो कोई काम नहीं करता, लेकिन जुगाली करने वाले और सेल्यूलोज को हजम करने की सलाहियत रखने वाले जानदारों के लिए ये फ़ायदेमंद और फाल उज़ू है। जो अपेंडिक्स हमारे जिस्म में गैर फाल है, कोई काम नहीं करता, वो जुगाली करने वाले जानदारों के लिए क्या है, फ़ायदेमंद है, उनके बदन में वो काम करता है, सेल्यूलोज को हजम करने का काम करता है। इस तरह इंसानों में कान के गैर मुश्तमिल मतलब यूजलेस, जिसका कोई इस्तेमाल नहीं है, उजलात बंदरों में कान को हिलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। दुमगुजा हड्डी, यहाँ पे देखिए इस इमेज में आपको दिखेगा, ये दुमगुजा हड्डी, यहाँ पे देखिए अपेंडिक्स है, ये अक्कल दाढ़ है, ये कान के उजलात हैं। तो दुमगुजा हड्डी जिसे रीढ़ की हड्डी का आखिरी मोहरा कहते हैं, अक्कल दाढ़, जिस्म पर उगे बाल वगैरह का इंसानी जिस्म के आसारी आज़ा में शुमार होता है। ये हम सबके जिस्म में आसारी आज़ा का काम करते हैं। अब यहाँ पे मुशाहिदा करके बहस कीजिए, मंदरजा झैल शक्लों का बगौर मुशाहिदा कीजिए। ये शक्लें हैं जिसमें हमें कुछ रकाजात कहते हैं डेड बॉडीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट, यानी कि जानदारों या नबातात की जो मरे हुए नबातात या मरे हुए जानवरों की डेड बॉडीज, उनकी बॉडीज को रकाजात कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो रकाजी सबूत है चौथा, पैलियंटोलॉजिकल एविडेंस। आपके जहन में सवाल उठता होगा कि करोड़ों साल पहले कौन कौन से जानदारों का वजूद था, है ना, हम लोग डायनासोर वगैरह का नाम सुनते हैं, ये आज किस तरह बता सकते हैं, हम कैसे बता सकते हैं कि करोड़ों साल पहले थे ये राज जमीन के सीने में दफन है। सैलाब, जलजले और आतिश फिशा यानी वोल्केनो, ज्वालामुखी कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में वोल्केनो, जैसी आफतों की वजह से कसीर तादाद में जानदार दफन हो जाते हैं। इन जानदारों के जिस्म के बाकियात और नक्श जमीन के अंदर महफूज रहते हैं, इन्हें ही रकाजात कहते हैं। यानी जानदारों के जिस्म के बाकियात और नक्श जो ज़मीन के अंदर महफूज हैं, उन्हें रकाजात, इंग्लिश में फॉसिल्स कहते हैं। इन रकाजात का मुताल्ला इर्तका के मुताल्ले का यानी एवोल्यूशन के या फिर एवोल्यूशन के मुताल्ले का एक अहम जुज़ू है। इर्तका, जब हैवानात या नबातात मर जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हम लोग कार्बन डेटिंग समझेंगे। जब हैवानात या नबातात मर जाते हैं तो इनमें कार्बन जज्ब करने का अमल रुक जाता है। हम सब जानते हैं हर जानदार के अंदर कार्बन मौजूद है, तो कार्बन जज्ब करने का अमल मरने के बाद रुक जाता है, और इस वक्त से सिर्फ एक अमल यानी C14 यानी कार्बन 14 की तनजुल पजीरी मुसलसल, तनजुल पजीरी मतलब उसके अंदर डीके होना, कमी आना, कार्बन कम होता है। C14 जो है ये एक तापकारी कार्बन है, ये कम होता है। तापकारी जैसे आइसोटोप रेडियो एक्टिव कहते हैं, रेडियो एक्टिव कार्बन होता है। C12 जो है ये तापकार नहीं है, रेडियो एक्टिव नहीं है, नॉर्मल कार्बन को C12 कहते हैं। कार्बन 12 और कार्बन 14 जो है वो रेडियो एक्टिव होता है। तो मरने के बाद ये जो कार्बन 14 है ये कम होने लगता है। तो C12 तापकार ना होने की वजह से मुर्दा हैवानात या नबातात में कार्बन 14 और कार्बन 12 का तनासुब मुस्तकिल ना रहकर मुसलसल तब्दील होता है। ठीक है, शुरू में बराबर होता है, फिर उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते कार्बन 14 कम होने लगता है। किसी हैवान या पौधे के खत्म होने के बाद का ज़माना इनमें मौजूद कार्बन 14 की फालियत और कार्बन 12 और कार्बन 14 के दरमियान तनासुब मालूम करके ज़माने की पैमाइश करते हैं। यानी कार्बन 14 के अंदर क्या कमी आई और कार्बन 12 और कार्बन 14 के तनासुब में यानी उनके रेशियो में क्या फ़र्क आया, इससे उस जानदार को मरे हुए कितना वक्त हुआ उस तारीख का अंदाज़ा लगाया जाता है। इसी को कार्बन पैमाइश जमा यानी कार्बन डेटिंग यानी कार्बन की मदद से डेट का पता लगाना कहते हैं। इसका इस्तेमाल इल्म रकाजात और इंसानी नस्ल में आसारियात और रकाजात और दस्ती तहरीरों जो इंसानों ने खुद लिखी है मैन्युस्क्रिप्ट्स का ज़माना मुकर्रर करने में करते हैं। कोई रकाजात है, ज़मीन के अंदर से कोई फॉसिल्स मिला या कोई डॉक्यूमेंट मिला,
कोई मैन्युस्क्रिप्ट मिली, इंसान का लिखा हुआ कोई डॉक्यूमेंट मिला, वो कितना पुराना है उसको कार्बन डेटिंग की मदद से पता कर सकते हैं। इस किस्म की तकनीक के जरिए रकाजात का ज़माना मुतय्यन करने के बाद, यानी कब वो था, कब का है, वो कितना पुराना फॉसिल है, वो पता करने के बाद इन्हें ज़माने की पैमाइश के मुताबिक एक जदूल में तरतीब देकर इस वक्त मौजूद जानदारों की मालूमात हासिल करना आसान होता है। इसी तरीके से, यानी ये जो कार्बन डेटिंग है, इसी से पता चलता है कि गैर फिक्री हैवानात, यानी गैर फिक्री का मतलब क्या होता है कि जिसके अंदर रीढ़ की हड्डी ना हो, इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं, से फिक्री हैवानात यानी वर्टिब्रेट्स वजूद में आए होंगे। जैसे देखिए यहाँ पर बताया है कदीम जानदारों का जमाना, देखिए ये गैर फिक्रिय हैं, ठीक है, रीढ़ की हड्डी नहीं होती, इसमें रेंगने वाले जल थलिए यानी जो पानी में भी रहते हैं, पानी के बाहर भी रहते हैं, फेफड़ों से सांस लेते हैं, मछलियां वगैरह आती हैं। तो ये हो गया कदीम जानदारों का ज़माना। फिर उससे दरमियानी जानदारों का ज़माना, रेंगने वाले वर्टिब्रेट्स है यानी कि फिक्री जानदार है ये सब। और जदीद जानदारों का ज़माना यानी परिंदे या पस्तानी, मैमल्स कहते हैं इंग्लिश में। तो ये वजूद में आए होंगे, ऐसा कार्बन डेटिंग से अंदाज़ा लगाया जाता है और इर्तका के मालूमात से ये पता करते हैं। साइंसदानों का तारुफ, कार्बनी उम्र पैमाइश तरीका कुदरती कार्बन C14 की तापकार शुआओं पर मुनस्सिर होता है, रेडियो एक्टिव शुआओं पर मुनस्सिर होता है। विलार्ड लीबी ने यह बात 1954 में दरियाफ्त की। इसके लिए विलार्ड को 1960 का इल्म कीमिया में नोबल इनाम दिया गया। इस तरीके से हासिल की गई मुख्तलिफ अशिया की उम्रें रेडियो कार्बन रसाले में शाये की जाती हैं। एक रसाला आता है जिसके अंदर ये बात छपती है। उसके बाद है दरमियानी कड़ियाँ, कनेक्टिंग लिंक्स। मुशाहिदा करके बहस कीजिए, दी हुई तस्वीरों का मुशाहिदा करके दिखाई देने वाली खुसूसियत पर बहस कीजिए। इसी तरह दीगर हैवानात की मालूमात अपने मौल्लिम से हासिल कीजिए। इंटरनेट के जरिए तस्वीरें या वीडियोस जमा कीजिए। देखिए ये पेरिपेटस है, ये लिंकफिश और ये डकबिल प्लेटिपस। इसके अंदर ये बोला जा रहा है जो दरमियानी कड़ियाँ, मतलब क्या कि ये ऐसे जानदार हैं जहां से ये इर्तका हुए, मतलब अपने आबा व अजदाद की भी कुछ खुसूसियत, कुछ क्वालिटीज इनके अंदर है, और फिर ये डेवलप होके जो नए जानदार बने तो उनकी भी कुछ क्वालिटीज है। मतलब एक साथ दो कनेक्शन को ये लोग, दो जमात को ये लोग क्या करते हैं, जाहिर करते हैं। जानदारों की जमात जो एनिमल किंगडम चैप्टर है उसमें हम लोग करेंगे, ये जानदारों की जमात बंदी, हैवानों की जमात बंदी, उसमें हम लोग करेंगे। फिलहाल यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है कनेक्टिंग लिंक्स में कि ये दो खुसूसियत को जाहिर करते हैं। जैसे देखिए अभी आएगा आगे, कुछ नबातात और हैवानात में चंद जिस्मानी निशानियां ऐसी होती हैं जिनकी बुनियाद पर इनका दूसरे दो मुख्तलिफ ग्रुपों से ताल्लुक जोड़ सकते हैं। उनकी जिस्मानी खुसूसियत को देख के दो ग्रुप से इनका ताल्लुक जोड़ सकते हैं, इसलिए इन्हें दरमियानी कड़ियाँ कहते हैं। मसलन पेरिपेटस में कव्यूल जैसा जिस्म, यानी कि इसको इंग्लिश में कहते हैं सेगमेंटेड बॉडी, यानी पार्ट वाइज बॉडी। देखिए ऐसा अलग अलग ऐसे पार्ट में इनकी बॉडी होती है, ठीक है। तो कव्यूल जैसा जिस्म और मोटी नर्म जिल्द और पिछले पैरों जैसे आज़ा नजर आते हैं। ये पैर होते हैं इनके इस तरह के, ये नजर आते हैं। इसी तरह इन हैवानात में जोरदार पैर वाले, जोरदार कहते हैं, जोरदार पैर जो जमात है आर्थ्रोपॉड्स, आर्थ्रोपॉड कहते हैं, आर्थ्रोपोडा इंग्लिश में बोलते हैं उसको, यानी कीड़े मकोड़े, उसके अंदर कॉकरोच वगैरह आते हैं। तो एक तो इन लोगों के अंदर ये जो पेरिपेटस है ये एनिलिडा जमात में आता है। एनिलिडा यानी जिसके अंदर ये हम लोग बोलेंगे कि सेगमेंटेड बॉडी, कव्यूल जैसा जिस्म होता है, मोटी नरम जिल्द होती है। इसकी एक आसान मिसाल हम लोग समझ सकते हैं, अर्थ वॉर्म, जो बारिश के अंदर जो केचुआ हम लोग कहते हैं, केचुआ निकलता है, वो इसमें एनिलिडा जमात में आता है। लेकिन पेरिपेटस जो है वो इस जमात के साथ साथ आर्थ्रोपोडा जमात की भी खुसूसियत जाहिर करता है, यानी जोरदार पैर होते हैं और हैवानात की तरह सांस की नालियां और खुले दौरान खून का, खुले दौरान मतलब इनमें ओपन ब्लड सर्कुलेशन होता है, रगों से खून नहीं बहता, ठीक है। आर्टरीज और वेन्स जो शीरियान और वरीद होती है उससे खून नहीं बहता, इनके अंदर ओपन ब्लड होता है। तो ऐसी खुसूसियत भी ये लोग जाहिर करते हैं। तो दो जमात की खुसूसियत हो गई इसके अंदर पेरिपेटस में। इसी सबब पेरिपेटस देखिए एनेलिडा और जोरदार पैर वाले, यानी एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा, इंग्लिश में आर्थ्रोपोडा कहते हैं, वाले इन दोनों जमातों के दरमियान एक कड़ी की हैसियत रखता है। मतलब एक साथ दो जमात को पेरिपेटस जाहिर कर रहा है ये, ठीक है। इसके बाद इसी तरह डकबिल प्लेटिपस, ये जानवर डकबिल प्लेटिपस जो है नामी हैवान रेंगने वाले हैवानात की तरह अंडे देता है, यानी अंडे भी दे रहा है, लेकिन पस्तान की मौजूदगी और जिस्म पर बाल होने की वजह से पस्तानीय हैवानात से भी अपना रिश्ता जाहिर करता है। आमतौर पे पस्तानीय वो होते हैं जो डायरेक्ट बच्चा देते हैं, ठीक है, अंडे से नहीं होते, उनके
बच्चे जो होते हैं वो डायरेक्ट पैदा होते हैं और पस्तान दूध पिलाते हैं वो अपने बच्चों को, दूध पिलाने वाले जानदार। तो ये जो डकबिल है ये अंडे भी देता है और पस्तान की मौजूदगी भी इसके अंदर होती है और जिस्म पर बाल भी होते हैं, तो इसके लिए ये भी दो रिश्ते जाहिर कर रहा है। लिंग फिश मछली है, मछली जो होती है वो गलफड़ों से सांस लेती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए मछली होने के बावजूद फेफड़ों से सांस लेती है। ये हैवान पस्तानिये से ताल्लुक रखने के बावजूद रेंगने वाले हैवानात से और जल थली है, यानी जो पानी में भी रहते हैं, जमीन पे भी रहते हैं, फेफड़ों से भी सांस लेते हैं। ऐसे हैवानात मछलियों की जमात से इर्तका पजीर होने की तरफ इशारा करते हैं। मतलब इससे पता चलता है कि इनका इर्तका जो है वो मछलियों की जमात से हुआ है। तो एक साथ दो खुसूसियत को जाहिर करते हैं, इसलिए इन्हें दरमियानी कड़िया या कनेक्टिंग लिंक कहते हैं। अब मुशाहिदा करके बहस कीजिए। शक्ल 1.1 में कई जानदारों के जीनिन कहते हैं एम्ब्रायोस को, ये जो आप देख रहे हैं जीनिन एम्ब्रायो की नशोनुमा की मुख्तलिफ हालतें दी हुई हैं। इन मराहल का बगौर मुशाहिदा कीजिए। अब छठा है जीनियाती सबूत। पहले हम देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले ये मछली, ये सलामेंडर चिपकली की तरह होता है सलामेंडर, कछुआ, मुर्गी, खिंजीर, गाय, खरगोश और इंसान। शुरू में देखिए ऑलमोस्ट ये एक जैसे नजर आते हैं, आहिस्ते आहिस्ते फिर इनके अंदर तब्दीली आती है। तो जीनियाती सबूत में एम्ब्रायोलॉजिकल एविडेंस में क्या बोल रहा है, दाएं जानिब दी हुई तस्वीर में फिक्री हैवानात सब वर्टिब्रल्स हैं, रीढ़ की हड्डी सब में मौजूद होती हैं, कि मुख्तलिफ नस्लों के जीनिन का तकाबुली जायजा लें। इनके एम्ब्रायोस का अगर हम लोग जायजा लेंगे, तकाबुली जायजा यानी मुआवजा करेंगे एक दूसरे से, तो इब्तदाई मरहलों में इन जीनिन में बहुत ज्यादा यकसानियत नजर आती है। देखिए अब ये मछली को देखो, सलामेंडर देखो, ऑलमोस्ट लगभग पूरी तरह से एक ही नजर आ रहे हैं। यहाँ पे देखो ये, ठीक है, शुरू में एक जैसे नजर आते हैं, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए खरगोश और इंसान को देख लो, तो शुरू में एक जैसे नजर आते हैं, जबकि नशोनुमा के अगले मरहलों में ये मुमासिलत, ये जो एक जैसापन है, ये सिमिलैरिटी है, वो कम होती जाती है। इससे ये नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि तमाम हैवानात का इर्तका एक ही जद से हुआ है, एक ही एंसेस्टर से हुआ है। डार्विन का कुदरती इंतखाब का नज़रिया, डार्विन्स थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। चार्ल्स डार्विन ने हैवानात और नबातात के बेशुमार नमूने जमा किए थे। चार्ल्स डार्विन ने हैवानात और नबातात के बहुत से नमूने जमा किए। उनका मुशाहिदा करने के बाद उन्होंने जो काबिल है वही जिंदा रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है, जैसे कुदरती इंतखाब के नज़रिए का ऐलान किया। इसी को कुदरती इंतखाब का नज़रिया कहते हैं, यानी जिसमें काबिलियत है, जो फिट है वही जिंदा रहेगा। इसके लिए डार्विन ने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामी किताब शाये की। इसमें उन्होंने वजाहत की कि तमाम जानदार लातादाद जानदारों की अफजाइश नस्ल करते हैं। तमाम जानदार जो है वो बहुत सारे जानदारों की अफजाइश नस्ल यानी नस्ल को आगे बढ़ाते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। ये तमाम जानदार एक दूसरे से मुकाबला करते हैं और फिर जो नस्ल आती है नई, ये सब जानदार एक दूसरे से मुकाबला करते हैं। ये मुकाबले अक्सर जानलेवा होते हैं, क्योंकि जिन जानदारों में ज़रूरी खुसूसियात मौजूद होती हैं वही बच पाते हैं या बच जाते हैं। कुदरती इंतखाब इसलिए अहम करार दिया गया है कि जो बासलाहियत जानदार होते हैं वही जिंदा रहते हैं, बाकी मर जाते हैं। इसीलिए यहाँ लिखा है जो काबिल है वही जिंदा रहेगा, यानी जिसमें काबिलियत है, जो बासलाहियत है वही जिंदा रहेंगे, बाकी सब मर जाएंगे। जिंदा हैवानात अफजाइश नस्ल करते हैं, फिर जो जिंदा बचे वो आगे नस्ल को बढ़ाते हैं और अपनी नुमाया खुसूसियत के साथ नए जानदार पैदा करते हैं। डार्विन के कुदरती इंतखाब के इस नज़रिए यानी थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन को तवील अरसे तक लोगों ने कबूल किया। बहुत टाइम तक यही जो काबिल है वही जिंदा रहेगा, यही जो नज़रिया था चार्ल्स डार्विन का, वो काफ़ी लंबे टाइम तक लोगों ने कबूल किया। लेकिन उसमें भी कई नुकात पर एतराज़ किया गया। कुछ अहम एतराज़ात दर्ज झैल हैं या झैल में दर्ज हैं। पहला, सिर्फ कुदरती इंतखाब ही इर्तका का जिम्मेदार नहीं है। पहला लोगों का एतराज़ ये था कि इर्तका जो है, इवोल्यूशन जो है, नए जानदारों का आना या नए जानदारों का बनना, इवोल्यूशन पढ़ा है हमने, ये सिर्फ कुदरती इंतखाब से नहीं होता है बल्कि दूसरी भी चीज़ें इसमें शामिल है। दूसरा, डार्विन ने मुश्तमल और गैर मुश्तमल यानी यूज़फुल और यूज़लेस, इस्तेमाल वाले और गैर इस्तेमाल वाली तब्दीलियों की वजाहत नहीं की। तीसरा, सुस्त रफ्तार तब्दीली और अचानक तब्दीली का इजहार नहीं किया। ये तीन एतराज़ात जो है वो डार्विन की थियरी पे, डार्विन के जो कॉन्सेप्ट थे उसके ऊपर लोगों ने किए। इन एतराज़ात के बावजूद डार्विन का इर्तका से मुताल्लिक किया गया काम संग मील की हैसियत रखता है। संग मील यानी माइलस्टोन है, इम्पॉर्टेंट, अहम माना जाता है अगर आसान लफ्ज़ों में कहा जाए।
साइंसदानों का तारुफ चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन 1809 में पैदा हुए, 1882 में वफात हुई। इस अंग्रेज माहिर हयातियात यानी बायोलॉजिस्ट ने इर्तिका का नजरिया पेश किया। उन्होंने साबित किया कि जानदारों के तमाम अनवा, तमाम किस्म एक जैसे आबा व अजदाद से और हजारों साल की मुद्दत के बाद मरहलावार वकू पजीर हुए हैं। मतलब जितने भी जानदारों की किस्में हम अपने अतराफ में देखते हैं, इनके आबा व अजदाद एक ही थे और ये हजारों साल की मरहलावार तब्दीली के बाद ये स्टेप बाय स्टेप जो है ये वकू पजीर हुए बने हैं। इनके वकू पजीर होने में कुदरती इंतखाब का उसूल एक बहुत बड़ा सबब है। कुदरती इंतखाब आप समझ जाइए, जो ताकतवर है वही बचेगा। तो इनके वकू होने में ये जो उसूल है वो भी अहम माना जाता है। डार्विन का नजरिया इस बात की वजाहत करता है। इसके बाद है लेमार्क का नजरिया, लेमार्किज्म कहते हैं इंग्लिश में। इर्तिका का अमल के दौरान जानदारों की जिस्मानी बनावट में तब्दीलियां होती है। इर्तिका होता है जिसमें जानदारों के जिस्म के अंदर उनकी बनावट में तब्दीली होती है। इसकी वजह है जानदार की कोशिश और काहिली इन तब्दीलियों की वजह है। यानी कोशिश करने से भी जिस्म में बनावट में तब्दीली आएगी या काहिली से भी आएगी। उसकी मिसाल अभी आगे दी है। इस नजरिए को जीन बैप्टिस्ट लेमार्क ने पेश किया। इसे उन्होंने आज़ा का इस्तेमाल और गैर इस्तेमाल नाम दिया। यानी इस्तेमाल करने से जिस्म में क्या बनावट आएगी, क्या तब्दीली आएगी, बनावट में क्या तब्दीली आएगी, और इस्तेमाल ना करने से क्या तब्दीली आएगी। जैसे उन्होंने मजीद वजाहत की कि जिराफ नस्ल दर नस्ल अपनी गर्दन लंबी करके दरख्तों के पत्ते खाने की वजह से लंबी गर्दन वाले हो गए। देखिए यहाँ पे इस्तेमाल आया, कोशिश आई, क्योंकि जिराफ की नस्ल जो है वो दरख्त के पत्ते खाने के लिए अपनी गर्दन को ऊंची करते थे, इसलिए उनकी गर्दन क्या हो गई, ऊंची हो गई। उनके जिस्म की बनावट में ये तब्दीली आ गई, कोशिश की वजह से, इस्तेमाल की वजह से। इसी तरह लोहार के कंधे घुन के इस्तेमाल की वजह से ताकतवर हो गए। घुन कहते हैं इंग्लिश में हैमरिंग मूवमेंट, वो जो हथौड़ा जो बार बार लोहार जो है वो मारता है हथौड़ा, ठीक है, तो उसकी वजह से उसके कंधे मजबूत हो गए। शुतुरमुर्ग ईमू जैसे परिंदों के पर इस्तेमाल ना करने की वजह से कमजोर हो गए। आप देखिए शुतुरमुर्ग या ईमू बर्ड जो होता है वो ज्यादा उड़ नहीं सकता क्योंकि वो अपने परों को इस्तेमाल नहीं करते थे। तो ये काहिली का जवाब, ये काहिली की वजह से हुआ। हंस और बतख के पैर पानी में रहने से तैरने के काबिल हो गए, ये कोशिश की वजह से हुआ, इस्तेमाल की वजह से। जबकि सांप अपने जिस्म को बिल में रेंग कर जाने के काबिल बनाने में पैर से महरूम हो गया, क्योंकि वो रेंग कर बिल में जाता था इसलिए उसके पैर चले गए। ये तमाम मिसालें अखज़ करदा खुसूसियत यानी एक्वायर्ड कैरेक्टर्स की शक्ल में एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होती हैं। इसे अखज़ करदा विरासती खुसूसियत का नज़रिया या फिर लेमार्क का नज़रिया कहते हैं। सिंपल वर्ड में अगर कहा जाए बच्चों, तो जानदार की कोशिश और काहिली की वजह से उसके जिस्म में जो बनावट आई उसी को लेमार्क का नज़रिया कहते हैं। यहाँ पर साइंसदानों के तारुफ में है जीन बैप्टिस्ट लेमार्क 1744 में जन्म हुआ, पैदा हुए और 1829 में वफात हुई। लेमार्क के ख्याल में इर्तिका के पसे पुश्त जानदारों की कोशिश अहम सबब है। यानी इर्तिका जो है उसके पीछे जानदारों की कोशिश एक अहम वजह है। मुताल्ला फितरत कहते हैं नेचुरलिस्ट जो होते हैं, जो नेचर की चीज़ों का मुताल्ला करते हैं, कि इस फ्रांसीसी माहिर ने, फ्रांस के रहने वाले थे, ने यह ख्याल भी पेश किया कि हर हैवान और पौधे की ज़िंदगी के दौरान तब्दीलियां होती रहती हैं। हर हैवान और पौधे में तब्दीलियां होती हैं और ये तगय्युरात यानी ये तब्दीलियां अगली नस्ल में मुंतकिल होते जाते हैं, इसलिए हर नस्ल में तब्दीली वाक़ई होती है। जैसे यहाँ पे आपको दिखाया, देखिए ये गर्दन जो है वो पत्ते खाने की वजह से बढ़ गई जिराफ की। मखसूस नौयत की कोशिशों के सबब जिस्मानी आज़ा का इर्तिका या कोशिश ना करने से होने वाले नुक्स को तो तस्लीम कर लिया, जैसा हमने ऊपर पढ़ा कि आज़ा का इस्तेमाल करेंगे तो भी जिस्म की बनावट तब्दील होगी, कोशिश नहीं करेंगे तो भी तब्दीली आ जाएगी। तो इस चीज़ को तो तस्लीम कर लिया गया, लेकिन इसका नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होना तस्लीम नहीं किया कि ये कैसे एक नस्ल से दूसरे नस्ल में ये चीज़ ट्रांसफ़र होती है, मुंतकिल होती है। ये बात इसमें नहीं तस्लीम की गई, क्योंकि खुद में लाई गई तब्दीली नई नस्ल को मुंतकिल नहीं की जा सकती। हम अपने आप में अगर कोई तब्दीली लाते हैं तो वो हमारी नस्ल में मुंतकिल नहीं होगी। इसकी कई बार जांच की गई और लेमार्क के नज़रिए में गलती नज़र आई। जानदार की हयात के दौरान, यानी जानदार जब जिंदा हो तब जो खुसूसियात इसने अखज़ की है, यानी जो खूबियाँ उसमें हैं, वो अगली नस्ल में मुंतकिल की जा सकती हैं। इसे ही अखज़ करदा खुसूसियत की जीनियात कहते हैं। इसी का नाम है, यानी जानदार जो अपनी खुसूसियात आने वाली नस्लों में मुंतकिल करते हैं,
इसी को अखस करदा खुसूसियत की जीनियात कहते हैं। जीनियात का मतलब एंसेस्ट्री होता है, यानी कि जो हमें अपने आबा व अजदाद से मिलता है। यहाँ इंटरनेट मेरा दोस्त में लिखा है, इंटरनेट की मदद से बंदरों की मुख्तलिफ किस्मों की तस्वीरें और मालूमात हासिल कीजिए। बंदरों की कई सारी किस्में हैं, लंगूर कहते हैं हम लोग, या गुरिल्ला है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी किस्में हैं, तो ये आपको इंटरनेट से पता करने बोल रहा है, क्योंकि आगे जो है वो इसके बारे में आएगा। अब है जमात का ज़हूर, स्पेशिएशन। हैवानात और नबातात की मुख्तलिफ अनवा का ज़हूर इर्तका का ही नतीजा है। आज हम अलग अलग हैवान और अलग अलग किस्म के नबातात जो हम देखते हैं, ये इर्तका की वजह से ही हुआ है। कुदरती बारावरी, कुदरती बारावरी का मतलब होता है नेचुरली रिप्रोडक्शन, यानी जो चीज़ कुदरती जो है वो नस्ल आगे बढ़ रही है, कुदरती तौर पे जो नई नई चीज़ें बन रही हैं के ज़रिए बारावर नस्ल, यानी ये जो नई नस्ल पैदा हुई है, तैयार करने की सलाहियत रखने वाले ग्रोह को नू यानी स्पीसीज कहते हैं। हर नू यानी हर स्पीसीज मखसूस जोग्राफियाई माहौल में नशोनुमा पाती है। उसकी गिज़ा, रहन सहन, बारावरी मतलब वही रिप्रोडक्शन, नई नस्ल का पैदा करना, मुद्दत तवाफिक का मतलब होता है किसी माहौल में अपने आप को ढालने की सलाहियत वगैरह मुख्तलिफ होते हैं। हर जानदार के अंदर, हर नू के अंदर ये चीज़ अलग होती है, इसलिए नू की खुसूसियत बाकी रहती है। लेकिन एक नू से नई नू के पैदा होने की वजह जीनी तगय्युर यानी जीन में आने वाली तब्दीली है। इसी तरह बहुत ज़माने बाद जानदारों की जोग्राफियाई और पैदाइशी तकसीम अनवा के ज़हूर यानी स्पेसिएशन का सबब बनती हैं। अब है इंसानी इर्तका, ह्यूमन इवोल्यूशन। वो जो बंदर के बारे में हमको यहाँ बोला था, वो इसलिए कहा था ताकि ये कॉन्सेप्ट हमको अच्छे से समझ में आए। तो अगर आपको वक्त मिले तो आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, इंसानी इर्तका, ह्यूमन इवोल्यूशन। बहुत ही महीन एक खुलवी जानदार से लेकर, बहुत बारीक एक खुलिये वाले जानदार से लेकर, जैसे अमीबा से लेकर आज हमें मालूम जानदारों यानी नामियाती जानदारों में, नामियाती कहते हैं सिंपल टर्म में कहें तो जिंदा, और वैसे नामियाती का मतलब होता है जो हवा से कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन जज्ब करते हैं, वो नामियाती ऑर्गेनिक। तो जानदारों में तनु नजर आता है, फर्क नजर आता है, डाइवर्सिटी, तनु को इंग्लिश में डाइवर्सिटी कहते हैं। तो चाहे आप यखुलवी जानदार देखो, चाहे जितने जानदार हमें मालूम है उन्हें देखो, सब में आपको डाइवर्सिटी दिखेगा, फर्क दिखेगा, अलग अलग दिखेंगे। इसमें इंसानी नस्ल की इब्तिदा दर्ज झैल शक्ल के जरिए दी जा सकती है। ये शक्ल है जिससे हमको इंसानी नस्ल की इब्तिदा के बारे में पता चलता है, जो हम अभी डिस्कस करेंगे। तकरीबन 7 करोड़ साल पहले जब आखिरी डायनासोर खत्म हो गए, तब बंदर जैसे हैवानात कदीम और कुछ जदीद लंगूर जैसे नजर आने वाले जानवरों से ही तरक्की पजीर हुए होंगे। ऐसा माना जाता है कि जब डायनासोर खत्म हो गए तो बंदर जैसे हैवानात जो है वो आए, जो कि जदीद कदीम और जदीद लंगूर जैसे नजर आने वाले जानवरों से ही बने या उनसे तरक्की पजीर हुए। 4 करोड़ साल पहले अफ्रीका में इन बंदरों जैसे जानवर की दुम खत्म हो गई, उनके दिमाग की नशोनुमा होकर हजम में इजाफा यानी दिमाग बड़ा हुआ, हाथों में इस्लाह हुई, हाथ में सुधार आ गए और वो एप जैसे जानवर में तब्दील हो गए। देखिए एप किसको कहेंगे हम लोग, यहाँ पे एप भी बंदर की एक किस्म है, लेकिन हाथों में इस्लाह का मतलब ये है कि जैसे आप अपने हाथ देखिए, हमारे पास एक अंगूठा है, उस अंगूठे से हम अपने चारों उंगलियों को छू सकते हैं। ये खुसूसियत सिर्फ बंदरों और इंसानों में ही होती है, ठीक है। तो ये इस्लाह की बात कर रहा है, ऐसे जानवरों को भी एप कहते हैं। अरसे दराज के बाद ये एप जैसे जानवर जुनूबी और जुनूब मशरकी एशिया में दाखिल हुए और आखिरकार गिब्बॉन और औरंगटॉन जैसे जानवरों में, तब गिब्बॉन और औरंगटॉन ये भी बंदरों की किस्में हैं, जब आप ढूंढोगे तो आपको पता चल जाएगा। एप जैसे बाकी मानदा हैवानात अफ्रीका में ही रह गए और तकरीबन 2 करोड़ 50 लाख साल पहले उनसे चिंपैंजी और गोरिल्ला पैदा हुए। तकरीबन 2 करोड़ साल पहले के एप की कुछ अनवा, कुछ जात, कुछ नस्ल में मुख्तलिफ किस्म का इर्तका नजर आता है। गिजा पकड़ने और मुंह तक ले जाने और दूसरे कामों के लिए हाथों का ज्यादा इस्तेमाल ये लोग करने लगे। देखिए अब यहाँ पे इंसानी इर्तका का सफर दिया है। सबसे पहले है 7 करोड़ साल पहले लंगूर जैसे कदीम जानवर, उसके बाद 4 करोड़ साल पहले हैं इजिप्टोपिथिकस, इजिप्टोपिथिकस नाम है ये। उसके बाद है 2.5 करोड़ साल पहले ड्रायोपिथिकस, ड्रायोपिथिकस कहते हैं। देखिए यहाँ पे दुम गायब हो गई है। उसके बाद है रामापिथिकस जो कि 1 करोड़ साल पहले। उसके बाद है ऑस्ट्रेलोपिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस जो है वो 40 लाख साल पहले। उसके बाद है हुनरमंद इंसान, स्किल्ड ह्यूमन कहते हैं, 20 लाख साल पहले।
उसके बाद है सीधे चलने वाला इंसान, सीधे खड़े हो गए, होमो इरेक्टस कहते हैं। मैन विथ इरेक्ट पोस्चर इंग्लिश में कहते हैं, इरेक्ट यानी सीधे खड़े हो गए, लगभग 15 लाख साल पहले। उसके बाद निएंडरथल इंसान 1.5 लाख साल पहले। और उसके बाद है क्रोमैग्नन मैन, क्रोमैग्नन मैन जो है वो 50,000 साल पहले। तो ये और इसके बाद फिर होमोसेपियन जो हम लोग हैं। तो ये इंसानी इर्तिका का सफर है। मौसम के बतरीज खुश्क हो जाने की वजह से और नापैद होते जंगलात के सबब इन एप को दरख्तों से नीचे उतरकर जिंदगी गुजारना पड़ा। अब क्योंकि दरख्त जो है वो खत्म हो गए, मौसम खुश्क हो गया, तो ये जो बंदर थे, एप जो थे, वो दरख्तों से नीचे हुए। इनकी कमर की हड्डियों की नशोनुमा इस तरह हुई कि वो घास के मैदानों में सीधे खड़े होने लगे, इरेक्ट पोस्चर में आ गए, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं सीधे चलने वाला इंसान, देखिए ये। उसके बाद है ये हाथों का इस्तेमाल करने और सीधे खड़े रहने वाले इंसान नुमा जानदार तकरीबन 2 करोड़ साल पहले वजूद में आए। ठीक है, 2 करोड़ साल पहले की बात है ये। इस तरह से फिर ये वजूद में आते गए। अफ्रीका का रामापिथिकस पहला इंसान नुमा जानवर कहलाया। देखिए यहाँ पर देख रहे हो आप, रामापिथिकस इंसान नुमा जानवर इसको कहा गया, अफ्रीका में जो था। ये एप आगे चलकर ज्यादा बड़ा और ज़हीन हो गया। तकरीबन 40 लाख साल पहले जुनूबी अफ्रीका में एप का इर्तिका हुआ, 40 लाख साल पहले। ठीक है, तकरीबन 20 लाख साल पहले इस इंसान नुमा जानवर की साख्त इंसान यानी होमो, होमो कहते हैं इंसान को, जमात के मेंबर के तौर पर हुई और तकरीबन हमारे जैसे नजर आने लगे। देखिए ये दिमाग के बारे में बताया, इस तरह इंसान के दिमाग का जो है इर्तिका हुआ, कैसे उसमें तब्दीली आई। इस तरह से एक हुनरमंद और माहिर इंसान वजूद में आया। तकरीबन 15 लाख साल पहले सीधे चलने वाले इंसान का इर्तिका हुआ। उनका इलाका बर्र-ए-आज़म एशिया में चीन और इंडोनेशिया तक हो सकता है, ऐसा माना जाता है। तकरीबन 1 लाख साल तक ये हम इंसान के इर्तिका के बारे में पढ़ रहे, कैसे बंदर से इंसान बना, जो थियरी पे ज्यादातर लोगों को यकीन है। तकरीबन 1 लाख साल तक सीधे चलने वाले इंसान के दिमाग के हजम में इजाफा और इर्तिका होता रहा। उसका दिमाग जो है वो बढ़ते गया और उसने आग के इस्तेमाल की दरियाफ्त की, आग का इन्वेंशन हुआ। 50,000 साल पहले के इंसान का दिमाग मुकम्मल तौर पर इर्तिका याफ्ता था, पूरी तरह से डेवलप हो गया और दानिशमंद इंसान जिसे होमोसेपियन ग्रोह में शामिल हो गया। वो निएंडरथल इंसान जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये निएंडरथल इंसान ज़हीन इंसान जमात की पहली मिसाल तस्लीम किया जा सकता है। तकरीबन 50,000 साल पहले क्रोमैग्नन इंसान वजूद में आया। इसके बाद ये इर्तिका साबिका की बनिस्बत यानी पहले की बनिस्बत बहुत तेजी से होते रहा। यहाँ पे हमने देखा है क्रोमैग्नन ये वाला, फिर इसके बाद तो बहुत तेजी से जो है वो इंसान के अंदर डेवलपमेंट आई। तकरीबन 10,000 साल पहले ज़हीन इंसान काश्तकारी करने लगा, मवेशी जानवर पालने लगा। इस तरह तहजीब का आगाज हुआ, सिविलाइजेशन बनी। 5,000 साल पहले तहरीर का यानी लिखने का हुनर दरियाफ्त हुआ और तारीख की इब्तिदा यानी तारीख लिखना शुरू हो गए। तकरीबन 400 साल पहले जदीद उलूम का सूरज तुलू हुआ और 200 साल पहले सनती इंकलाब आ गया। सनती इंकलाब जहाँ पे सनतें कायम हो गई, मशीनों का इस्तेमाल होने लगा। इसने बस्तियां, सनती इंकलाब के बाद बस्तियां बस गई, जिसको अर्बनाइजेशन कहते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन देन अर्बनाइजेशन। आज हम यहाँ तक पहुंच गए। इसके बावजूद इंसानी नस्ल के आबा व अजदाद की तफसील की तलाश अब भी जारी है, यानी इंसानी नस्ल के आबा व अजदाद कहाँ से ये इंसान बने, आज भी ये तलाश किया जा रहा है। तो बच्चों इसी के साथ हमारा ये सबक जो हमने 3 पार्ट में किया ये मुकम्मल हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा और अगर आपको ये मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए। उर्दू मीडियम के बच्चों में ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।